आज जब हम 2027 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं तो उत्तराखंड की आत्मा यानी हमारे पहाड़ों से एक ही चीख सुनाई देती है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी आखिर किसके काम आई। 25 साल पहले जब उत्तर प्रदेश से अलग करके इस राज्य को बनाया था तब सपना क्या था? सपना था कि हमारे दूरस्थ पहाड़ी गांवों तक विकास पहुंचेगा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर की सुध ली जाएगी। लेकिन आज हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हमारी सरकारें पहाड़ों को सिर्फ एक वोट बैंक और पर्यटन की सैरगाह समझ बैठी है। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट का शीर्षक बहुत सीधा और चुभने वाला है। शहर चमक रहे हैं और पहाड़ खाली हो रहे हैं। आज हम और आप मिलकर इस व्यवस्था से सवाल पूछेंगे कि विकास की यह असंतुलित राह आखिर 2027 के चुनाव में सत्ताधारियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने जा रही है। चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि राजनीति दांवों से चलती होगी लेकिन भूगोल और अर्थव्यवस्था आंकड़ों से समझ आती है। क्या आपको पता है कि पूरे उत्तराखंड की जीडीपी का 70% से ज्यादा हिस्सा कहां से आता है? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राज्य की कुल अर्थव्यवस्था का 70% से अधिक योगदान सिर्फ 3 मैदानी जिलों से आता है, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। अब जरा सोचिए, एक तरफ ये 3 मैदानी जिले हैं जहां सड़कों का जाल, चमचमाते हुए बड़े अस्पताल हैं, सिडकुल के बड़े बड़े उद्योग हैं और शिक्षा के बड़े संस्थान हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा पूरा पर्वतीय अंचल है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, जहां आज भी अगर किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे डोली में लाद कर कई किलोमीटर पैदल मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। क्या इसी संतुलित विकास के लिए हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने गोलियां खाई थी? मैदानों की यह चकाचौंध और पहाड़ों का यह सन्नाटा, यह कोई इत्तेफाक नहीं, या हमारी सरकारों की नीतियों का वो फेलियर है जिसने पहाड़ और मैदान के बीच विकास की खाई को कम करने के बजाय और ज़्यादा गहरा कर दिया है। पहाड़ के लोग आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनका यह गुस्सा जायज़ है। हर 5 साल में चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वीआईपी हेलीकॉप्टरों से पहाड़ों में उतरते हैं, लंबे चौड़े घोषणा पत्र बांटे जाते हैं और वादे किए जाते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही क्या होता है? योजनाओं का अधिकांश लाभ केवल मैदानी क्षेत्रों तक सिमट कर रह जाता है। रोजगार के अवसर आज भी पहाड़ों में एक सपना है। उद्योगों के नाम पर मैदानों में सिडकुल का विस्तार तो हुआ, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को रोकने के लिए, छोटे उद्योगों या फलोद्यान को बढ़ावा देने के लिए वैसी कोई ठोस और प्रभावी नीति धरातल पर नहीं उतरी जो युवाओं के पलायन को रोक सके। पर्यटन की बात कर लेते हैं। सरकारें कहती हैं कि पर्यटन उत्तराखंड की रीढ़ है, लेकिन सच देखिए, पर्यटन का पूरा दबाव भी केवल ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और नैनीताल जैसे कुछ चुनिंदा केंद्रों पर ही बढ़ रहा है, जिससे वहां पैर रखने की जगह नहीं है। जबकि हमारे दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के खूबसूरत और अलौकिक पर्यटन स्थल आज भी बुनियादी सुविधाओं जैसे अच्छी सड़क, होटल और नेटवर्क के अभाव में गुमनाम पड़े हुए। नतीजा क्या है? पहाड़ का युवा अपने ही घर में बेगाना हो चुका है। जब विकास नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा और इलाज के लिए अस्पताल नहीं होंगे तो इंसान क्या करेगा? वह अपना घर छोड़ेगा। और यही वजह है कि आज उत्तराखंड के सीमांत जिलों में सैकड़ों गांव भूतिया गांव यानी कोस्ट विलेज में तब्दील हो चुके हैं। गांव के गांव खाली पड़े हैं, घरों पर ताले लटके हैं और खेत बंजर हो चुके हैं। सीमांत जिलों में खाली होते ये गांव हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी एक गंभीर चेतावनी है। लेकिन सरकारों के दावों की पोल खोलने के लिए ये काफ़ी है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि पहाड़ का कोई स्वाभिमानी युवा अपनी पैतृक भूमि पर रहकर खेती या बागवानी करना चाहता है, लेकिन उसके लिए सिस्टम ने क्या सुरक्षा दी है? मैदानों में खेती के लिए आधुनिक संसाधन है, सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन पहाड़ों में आज बंदरों और जंगली सुअरों का ऐसा आतंक है कि लोग अपनी खड़ी फसलें बर्बाद होते देखने को मजबूर हैं। तंग आकर लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। जब रोजगार का आखिरी साधन यानी खेती भी छिन गई तो पहाड़ों में आर्थिक असमानता इतनी गहरी हो गई कि युवाओं के पास मैदानों की तरफ भागने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। लेकिन सुनिए, पहाड़ की जनता अब शांत बैठने वाली नहीं है। राजनीतिक जानकारों और हमारा भी यही स्पष्ट मानना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव पुराने ढर्रे पर नहीं लड़ा जाएगा। इस बार पहाड़ का मतदाता केवल इस वादे पर वोट नहीं देगा कि उसके गांव तक कच्ची सड़क पहुंचा दी जाएगी।
अब वह मांग समान विकास और समान अधिकार की है। और इसी असंतुलित विकास और अपनी पहचान खोने के डर ने उत्तराखंड में एक बहुत बड़े जन आंदोलन को जन्म दिया है, जिसे हम और आप सख्त भू कानून की मांग के रूप में देख रहे हैं। पहाड़ के लोग अब जाग चुके हैं। वे चाहते हैं कि पहाड़ की संपदा, पहाड़ की जमीन सुरक्षित रहे और उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिले, ना कि बाहरी भू माफियाओं को। इसके साथ ही इस बार के चुनाव में पर्वतीय क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी, सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासनिक सेवाओं की सुगमता सबसे बड़े और निर्णायक मुद्दे बनने जा रहे हैं। राज्य गठन के 25 साल बाद भी पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी का मैदानी शहरों की तरफ बह जाना उत्तराखंड के नीति नियंताओं के चेहरे पर सबसे बड़ा तमाचा है। 2027 के इस महासमर में यह मुद्दा दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल अपने विकास कार्यों की लंबी चौड़ी लिस्ट, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जैसी गिनाकर जनता को साधने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस असंतुलित विकास और पहाड़ों की अनदेखी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी में। लेकिन असली फैसला तो आपको करना है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को यह तय करना होगा कि क्या वे अगले 25 साल भी इसी तरह अपने गांवों को खाली होते देखना चाहते हैं, या फिर इस बार नेताओं की आंखों में आंखें डालकर संतुलित और समान विकास का हिसाब मांगेंगे। इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको भी लगता है कि पहाड़ों की अनदेखी ही उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उत्तराखंड की राजनीति और जमीनी मुद्दों से जुड़ी ऐसी ही धारदार और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल उत्तर भारत लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पहाड़ के हर घर तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। अगली रिपोर्ट में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।